चलिए, वेलकम टू केडी स्टडी बाय राजा। आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे पर्टिकुलर जीएस के अगले सीरीज में, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे पूरे की पूरी दिल्ली पुलिस हो, आपका यूपी पुलिस हो और जितनी अदर एग्जामिनेशन है उन सब के लिए क्वेश्चंस की अब हम चर्चा करेंगे। आज के हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बैगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। ये कहाँ से क्वेश्चन आया? यदि आपको क्लियर हो तो इट इज आस्किंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ द साइंस। ये कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आया? आपका साइंस के पर्टिकुलर फिजिक्स से क्वेश्चन है। आपको पता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या होते हैं, ये रेनबो के कलर, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है उसमें पता है कि जो 7 कलर होते हैं VIBGYOR। V मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर इसके बाद आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर तरंगदैर्ध्य की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रेड की होती है और सबसे कम जो है स्टार्टिंग होता है पर्टिकुलर तरंगदैर्ध्य वायलेट की 455 टू 390 नैनोमीटर। और आपको भी पता है इसकी स्टार्टिंग ही है 455 टू 390 नैनोमीटर। और आपको पता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। तो ये इसका सिनेरियो बना। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो ये सिनेरियो आपको क्या हुआ? क्लियर हुआ। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मक्खन किसका उदाहरण है? सबको पता है कि मक्खन एक द्रव का द्रव में होता है। निलंबन और सस्पेंशन अलग चीज है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन से एग्जांपल आया है। इट इज नोन एज एमल्सन। इसे किस नाम से जाना जाता है? पायस के नाम से जाना जाता है। और एमल्सन क्या होते हैं? एमल्सन वह प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव के ऊपर एक सॉलिड क्या होता है? तैरने लगता है। और हमेशा मक्खन में यही सिनेरियो आपका क्या होता है? बनता है। क्लियर रहेगा। अगले क्वेश्चन के, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? पूरा साइंस ही साइंस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वांट यू। 10 की घात में कौन सा नहीं होता? बिल्कुल आपको आंसर देना है। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि पर्टिकुलर एप्सम सॉल्ट जो होता है, जिसे एप्सम नमक कहा जाता है, उसमें 10 अणु नहीं होते हैं। इसका फॉर्मूले की बात की जाए तो पर्टिकुलर AgSO4.7H2O, इसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एप्सम सॉल्ट। तो दैट इज अ राइट आंसर ऑफ दिस। सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सबको पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये पहला विश्वविद्यालय था इलाहाबाद के लिए। क्लियर है। और इसमें क्या कहा गया? जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इसकी श्रम विलियम मोयर ने 1887 में स्थापना की। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम देखा जाए तो इसे जाना जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इट इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1887 और इसकी स्थापना की थी सर विलियम मोयर ने। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, BHU की। बाकी चीजें आपको मालूम रहेंगी। नेक्स्ट, पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई, किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया? आपको पता होगा सुचेता कृपलानी। और उसके बाद भी बहुत सारे क्या हुए इसमें बने। तो आपका फेवरेट है, इसमें उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे थे, इसलिए 1960 से 1963 के लिए पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश में बनी थी। और नाम क्या था उनका? सुचेता कृपलानी। इसके बाद पर्टिकुलर अगर आपका नाम पूछेगा तो याद रखिएगा उनका नाम था सुचेता कृपलानी। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कौन सी बनी? सुचेता कृपलानी बनी। काफी फेमस मुख्यमंत्री रही। और उसके बाद द्वितीय में जो है मायावती भी इनकी क्या रही? पर्टिकुलर आपके मुख्यमंत्री के तौर पे रही। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश, ये सबको पता है कि कौन थे? योगी आदित्यनाथ। लेकिन आजकल आपसे पूछेगा गवर्नर कौन है? इस समय पे पर्टिकुलर यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आप याद रखिएगा इस समय वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल। बिल्कुल याद रखिएगा राज्यपाल का नाम है आनंदी बेन पटेल। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। अब ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, जो फेस्टिवल हैं उन सब के बारे में भी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? पर्टिकुलर क्रेन है। राजकीय भाषा हिंदी है।
वृक्ष अशोक है, पुष्प पलाश है और पशु बारहसिंघा है। तो पर्टिकुलर आपसे यदि पूछा जाए तो इसमें कौन सा जाएगा? सारस। यदि राजकीय भाषा कही जाए तो इसकी जो लैंग्वेज है पर्टिकुलर हिंदी है। सेकंड लैंग्वेज कही जाए तो सेकंड आपकी कौन सी है? उर्दू है। पशु कहा जाए राजकीय पशु तो याद रखिएगा बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्लियर हो गया, राजकीय भाषा क्लियर हो गई, राजकीय पशु आपका क्या हुआ? पूरी तरह से क्लियर हुआ है। क्लियर है? यह क्वेश्चन काफी स्टैटिक के फॉर्म में आपसे पूछे गए हैं, स्टैटिक। और आपको भी मैं बता दो यूपी में सबसे ज्यादा जो भी एग्जाम होगा उसमें आपका स्टैटिक ही मैक्सिमम क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी जरूरी रहते हैं और इन्हीं से सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? बनते हैं। तो अभी तक हमने 7 क्वेश्चन किए, 7 क्वेश्चन आपको क्या है? पूरी तरह से क्लियर है। क्या तरीका है, कौन सी सिनेरियो। 8th क्वेश्चन, सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से? ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। जब आप हिस्ट्री या कोई चीज पढ़ते हैं तो वहां क्लियर हो जाता है कि 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत, और इसको 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। मतलब यदि आपसे पूछेगा कि 1937 से लेकर 1950 तक इसे जाना जाता था किस नाम से? संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को इसका जो क्षेत्र है बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो क्वेश्चन हमारा यही है, किस नाम से जाना जाता था? इट इज नोन एज यूनाइटेड प्रोविजन। क्लियर रहेगा? तो 1937 से 1900 मैक्सिमम यूपी से क्वेश्चन थे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेला से रिलेटेड, और उत्तर प्रदेश में काफी क्वेश्चन इससे मेला से पूछे गए हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भगवान शिव के सम्मान में हर वर्ष अगस्त और सितंबर के महीना में सिकंदरा क्षेत्र में, कब होता है ये? अगस्त सितंबर के महीने में। क्षेत्र है सिकंदरा, किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे। मंदिर है कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर में स्थापित होता है। अब आपको पता है यमुना के किनारे कौन से शहर हैं? 3 शहर फेमस है स्टैटिक में, यदि आपको पता होगा तो। दिल्ली, मथुरा और आगरा। तो आगरा में पर्टिकुलर सिकंदरा जो स्थान है आगरा में ही स्थित है। तो अगस्त और सितंबर के महीने में सिकंदरा में यमुना नदी के किनारे, किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे कैलाश मंदिर में, ये क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर हुआ आपको? काफी क्वेश्चन यूपी से आपके पूछे गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू और इंपॉर्टेंस के लिए क्या रहेंगे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए ये पूरा सिनेरियो क्या है? बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये भी यूपी जीके से क्वेश्चन। अब उत्तर प्रदेश में छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो उसमें बहुत सारी नदियां हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है जो नेपाल सीमा से स्थित गोमती नदी के किनारे है। 1920 में प्रारंभ हुआ, 1928 में चला था ये, और पर्टिकुलर नहर है जो आपकी नेपाल बॉर्डर से होकर चलती है, नेपाल सीमा तक फैली हुई है। 1920 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और ये कंप्लीट हुई है 1928 में। ये पूरी तरह क्या हुई? पूर्ण हुई। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? शारदा नहर। इसका राइट आंसर क्या बना आपके लिए? शारदा नहर। बिल्कुल याद रखिएगा। उत्तराखंड किस वर्ष? सबको पता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि उत्तराखंड जो आया पर्टिकुलर 2000 में, और पहले इसका नाम क्या था? सबको क्लियर हो चुका है। इसका नाम क्या था? 9 नवंबर 2000 का आया, और इसका पर्टिकुलर वर्तमान समय नाम था उत्तरांचल। कब आया था? 9 नवंबर 2000 को देश का कौन से नंबर का 27वां राज्य बना था, और उस समय पे इसका नाम क्या था? उत्तरांचल के नाम से जाना गया। बाद में इसे उत्तराखंड के नाम से जाना गया। बिल्कुल क्लियर रखिएगा।
बाद में से। तो कब बना? 2000 में। कितने नंबर का था? 27वां राज्य था। पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल। वर्तमान नाम क्या है? उत्तराखंड। 1930 में सीवी रमन के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला गया? अब आपको भी पता है सुब्रमण्यम जो रमन थे, काफी ज्यादा। भारत में पहला नोबेल प्राइज जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। तो सीवी रमन आपको पता ही है कि वे एक साइंटिस्ट थे। अब साइंटिस्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑप्शन देता तब आप कंफ्यूज होते, लेकिन यह लिटरेचर, पीस, फिजिक्स और इकोनॉमी सबको क्लियर हो गया है। किसके लिए दिया गया है? 1930 में उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, 28 फरवरी। और खोज क्या किया था उन्होंने? रमन इफेक्ट। इन्होंने खोज किया था रमन प्रभाव की, बचपन से पढ़ा है। कब मिला? 28 फरवरी 1930 को इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और इसी दिन मनाया जाता है साइंस डे। इसी दिन इनकी याद में क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया गया। तो किस क्षेत्र में मिला? आपको कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपको पता चल चुका है कि ट्रेंड कैसा है, तरीका कौन सा है, किसके हिसाब से हम पढ़ाई करें तो मैक्सिमम चीजें हमें क्या है? बेनिफिट्स दे सकती हैं। क्लियर हुआ है? आगे बढ़ते हैं। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? विच बुक रिटन बाय विक्रम सेठ इज ए कलेक्शन ऑफ द 10 फेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम। अब ऑप्शन देख लीजिए, इन इंकाम म्यूजिक, बिस्टल टेल्स, द रिवॉर्ड ऑफ अर्थ और सवन रेक्केम। सिंपल सा कहा गया कि ये पूरी की पूरी जो पुस्तक है ये पर्टिकुलर किसके माध्यम से लिखी गई? तो विक्रम सेठ की बिस्टली टेल्स। पुस्तक का नाम है बिस्टली टेल्स, 10 नीतिगत कथाओं का या 10 कथाओं का संग्रह। तो इसका राइट आंसर है, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब ये किससे क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट बुक से। स्टैटिक का टॉपिक है, जिसे जाना जाता है किस नाम से? महत्वपूर्ण। किस नाम से जानते हैं? पुस्तक के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन क्या है आपके लिए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम। ये फेमस हुआ था, लास्ट पोएम रिटन बाय हरिवंश। हरिवंश राय बच्चन जो है इलाहाबाद से बिलोंग करते थे और इनके बेटे का नाम अमिताभ बच्चन जो आज सदी के महानायक हैं। तो पर्टिकुलर आपको मालूम चल गया कि इनकी जो पुस्तकें थी हरिवंश तो आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी। उनकी प्रमुख कृतियां मधुशाला, मधुबाला आदि हैं। तो पर्टिकुलर इनकी लास्ट बुक थी ये। प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो मधुशाला और मधुबाला। ये जो पुस्तक है 1 नवंबर 1900, ये इंदिरा गांधी पर आधारित है। किस पर आधारित है? इंदिरा गांधी पर पूरी तरह आधारित है, बिल्कुल याद रखिएगा। और इनके बेटे का नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी क्या है? इनके पर्टिकुलर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी इनके कौन है? बेटे हैं। और ये पुस्तक जो है किसके लिए लिखी गई है? पर्टिकुलर ये पुस्तक जो है इंदिरा गांधी के लिए लिखी गई, क्योंकि आपको पता है कि 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को क्या होता है? सिख धनकों में ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनकी क्या कर दी जाती है? हत्या करवा दी जाती है। उसी के तहत ये हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि इनकी पुस्तक का नाम, और ये भी कहां से क्वेश्चन आया? इंपॉर्टेंट बुक से। मतलब स्टैटिक पार्ट से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है? बना है। क्लियर है? इसके ऊपर पूरी चीजें क्या है आपके लिए बनेंगी, है ना। अगला पर्टिकुलर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला 16, रक्त समूह प्रणाली की खोज। आपको पहले ही क्लियर है कि ये क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा, और साइंस से ये पूछ रहा किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में। आपको पता है कि ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ब्लड की खोज किसने की, तो इसमें आप गूगल का भी प्रयोग करके हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि रक्त की खोज किसने की, अगर कोई बता पाए तो। हमारा क्वेश्चन है रक्त समूह प्रणाली की, तो इसकी खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कब की? 19वीं शताब्दी में की, 19th सेंचुरी में। और इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1940 में। किसके लिए दिया गया था? ब्लड की डिस्कवरी, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के लिए।
तो राइट आंसर क्या होगा, कार्लैंडस्टीनर। लेकिन आपके ऊपर हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि रक्त की खोज किसने की। क्वेश्चन यहां रक्त समूह है, मैंने क्वेश्चन कहा ब्लड की खोज। ये आपको गूगल करके कमेंट करके बता देना है। अगर आप दे पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब कार्लैंडस्टीनर ने जब खोज किया 1900 में, और नोबेल प्राइज इसको कब मिला, 1940 में। फिर आगे जब बढ़ता है तो RH फैक्टर भी आता है, उसकी भी कहानी हम पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है इसमें देखते हैं। क्लियर रहेगा ये, बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ, पूरा का पूरा सिनेरियो आपको पता चला कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की, क्या चीजें चली इसमें, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, क्या महत्वपूर्ण चीजें इसमें बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है हमारा पर्टिकुलर। एक कंप्यूटर वॉर्म जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया। Blank is the computer worm that targets industrial control system. Iran in 2007 attacked the nuclear program of। 2007 में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ था उसके लिए पर्टिकुलर आपको पता है कि 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम स्टॉक्सनेट एक वॉर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण के लिए आया। ये पर्टिकुलर किसके लिए आया आपको क्लियर हो चुका है। ये आपके पर्टिकुलर किसके लिए है, स्टॉक्स के लिए। ये क्या है, औद्योगिक नियंत्रण के लिए बना, इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए कौन सा बना, स्टॉक्सनेट। बिल्कुल याद रखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ईरान के परमाणु संयंत्र कार्यक्रम, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण था। तो ये अटैकिंग में आपको पूरी चीजें क्या हुई ध्यान हो गई। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले में मौजूद जल संधि। जल संधि क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए इधर से चल रहा है और इधर से वाटर है, बीच में दो वाटर को कनेक्टेड करने के लिए जो आता है उसे जाना जाता है किस नाम से, स्ट्रेट्स के नाम से। तो तमिलनाडु और श्रीलंका को जो करता है उसे कहा जाता है पाक जल मडरूल स्तर या पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलमंडली की स्थिति 53 से 80 किलोमीटर है और यहाँ पर कई सारी नदियाँ मिलती हैं। तो यदि स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 53 टू 80 किलोमीटर के अप्रॉक्स है और कई सारी नदियाँ क्या होती हैं इसमें मिलती हैं। और इसमें तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। बाकी क्या है, मलक्का जल, सुंदा जल, मलिका कुंड, ये सब नाम के लिए दिए गए हैं आपको, बाकी कोई इसमें इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। क्लियर रहेगा, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य की किसी अन्य राज्य की सीमा को साझा नहीं करता है? Which of the following state of the United States of America does not share a border with any other state? जो एक दूसरे के साथ नहीं करता उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? अलास्का, फ्लोरिडा, रोड आइलैंड और मैरीलैंड, ये सब आपस में किसी ना किसी स्टेट को टच करते हैं, लेकिन अलास्का क्या है, बिल्कुल भी नहीं टच करता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि संयुक्त राज्य में अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम छोर पर। अब जब ये छोर पर है तो 50 राज्यों में सबसे बड़ा है। यदि आपसे पूछा जाए 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू द एरिया, वो कौन सा जाएगा? आपका अलास्का। इसलिए पर्टिकुलर क्या है, ये काफी ज्यादा फेमस हुआ। क्लियर है? 18th क्वेश्चन तक आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम 19th क्वेश्चन की ओर। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सबको क्लियर है। सर्वाधिक जनसंख्या कहां है ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं।
चाइना, इंडिया, यूएसए। अभी जो है भारत दूसरे नंबर पर अभी भी है। सेंसस 2011 के अनुसार देखा जाए, अभी भी देखा जाए तो 139 मिलियन है और चाइना 145 बिलियन है और यूएसए जो है थर्ड नंबर की पोजीशन पर है। कभी कभी फोर्थ पूछा जाए तो आपको इंडोनेशिया और ब्राजील है। इसके बाद यूएसए के बाद इंडोनेशिया और ब्राजील, 5 देश। तो इसने तीसरा पूछा है, तीसरा कौन सा बनेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा कौन सा है? इंडोनेशिया। पांचवा कौन सा? ब्राजील। तीसरा ये, पहला चाइना और दूसरा भारत। सबको पता रहेगा इसके बारे में, क्योंकि कभी ना कभी सेंसस से क्वेश्चन आते हैं। कभी बड़ा राज्य पूछेगा, कभी छोटा राज्य पूछेगा, कभी बिल्कुल भी राज्य नहीं पूछेगा। इसके बिहाफ पर क्या होती हैं ये चीजें चलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द यूनाइटेड अरब अमीरात डजंट शेयर। यूएई आपको पता है इकलौता देश जहां पर एक भी नदियां नहीं है। ओमान की राजधानी है मस्कट। मस्कट संयुक्त राज्य अबू धाबी, शारजहां और दुबई। आपको पता है दुबई, अबू धाबी, शारजहां। ओमान क्या है? एक देश है और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। तो आपसे यही पूछा कि कौन सा हिस्सा ने, अच्छा ये न्यूज में था उस समय पे, क्या था? करेंट अफेयर्स न्यूज में चला करता था, यूएई आईपीएल वगैरह हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्कट। किसकी राजधानी है? याद रखेगा, इट इज द कैपिटल ऑफ ओमान। किसकी राजधानी है ये? ओमान की। क्लियर रहेगा क्वेश्चन आपके लिए? ये बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट इन द सेंस मतलब क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी? 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको बाकी पता होगा तो तुर्की की राजधानी है अंकारा, कतर की राजधानी है दोहा। तुर्की की राजधानी है अंकारा, कतर की राजधानी है दोहा, लेबनान की राजधानी है बैरूत। कतर की राजधानी है दोहा, तुर्की की राजधानी है अंकारा और लेबनान की राजधानी है, तो पर्टिकुलर आपकी बहरीन की राजधानी है मनामा। तो यदि आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर बहरीन की कैपिटल क्या है, तो आपको मालूम चल चुका है बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछेगा तुर्की की कैपिटल क्या है? तुर्की की अंकारा, कतर की दोहा और लेबनान की बेरूत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये भी करेंट अफेयर्स की न्यूज पे गया था। किस लिए पूछा गया? करंट। ये करंट अफेयर्स के आपके न्यूज में बना था, इसलिए पूरी चीज क्या की गई? आपको पूछी गई। बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड मदद से, एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करेंगे? इसको मालूम करेंगे। अगला है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। ब्लैंक वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये सबको पता होगा, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन इसने पूछ दिया। पहली महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए, कांग्रेस की अध्यक्ष के जब थी, पर्टिकुलर कौन थी ये? मीरा कुमारी। याद रखिएगा, कांग्रेस के जमाने में। और यदि आपसे पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो इस समय पहले फर्स्ट पूछा जाए तो जीवी मावलंकर। और यदि वर्तमान पूछा जाए तो वर्तमान कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा, ओम बिड़ला। वर्तमान की चर्चा की जाए तो वर्तमान कौन है? ओम बिड़ला हैं। तो सुषमा स्वराज क्लियर हुआ, मीरा कुमारी, प्रतिभा देवी राष्ट्रपति थी, सुमित्रा महाजन लोकसभा की ही थी लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पे बनी, सुषमा स्वराज जो है विदेश मंत्री के रूप में थी और बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा तो जीवी वालम को, वर्तमान में ओम बिड़ला राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कमेंट करके बता देना है
कि राजस्थान में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से वो लड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ? ये एक्चुअल में 1857 जो है मेरठ से चालू हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी बिहार से हुई थी। कहां से हुई? बिहार। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के विरोधों में हुआ था, जिसका यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और कानपुर, झांसी, आगरा, फैजाबाद होते हुए गोरखपुर में हुआ, जबकि गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था। तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो हम पर्टिकुलर इसमें जाएंगे। अब आगे बात करेंगे पर्टिकुलर इसमें। जो ये था मेरठ से प्रारंभ हुआ, फिर आगरा, गोरखपुर होते हुए आगे चला गया। मतलब गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में तो फैला ही नहीं था, फैला फिर कहां? बिहार में। अगर ये ऑप्शन होते तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते थे, जब इसने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। और मेरठ की छावनी थी, सैनिक विद्रोह चालू हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ? मंगल पांडे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था? ये मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। आपको क्लियर हो चुका है, इट इज स्टार्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ मंगल पांडे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपको पता है खांडवी इज ए ट्रेडिशनल स्नैक ऑफ विच इंपॉर्टेंट फूड? डांस। ये सब क्वेश्चन किसके हैं? स्टैटिक का। और स्टैटिक में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये बनता है, इसी के बिहाफ पर ये चीजें चलती हैं। तो इट इज वेरी फेमस फॉर द गुजरात। किसके लिए है? और गुजरात में कभी नृत्य पूछा जाए, डांस में आपको क्लियर हुआ कि पारंपरिक आहार जो खांडवी है वो कहां से, खांड जैसा मीठा टाइप का रहता है, ये कहां से बना? आपके गुजरात से बना। लेकिन अब आपसे पूछेगा कि गुजरात से तो बन गया, लेकिन गुजरात का नृत्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है गरबा और डांडिया। ये दोनों क्या है? यहां के फोक डांस, लोक नृत्य बने हैं। बिल्कुल याद रखिए। क्लियर है? तो पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस राज्य से संबंधित है? क्लियर हो चुका है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए, जिसने पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। अब देखिए, भारत में समय समय पर बहुत सारे अखबार चलते रहे, लेकिन हिंदी भाषा की बात की जाए तो सबसे पहले 30 मई 1826 को प्रारंभ हुआ, और ये इस अखबार का नाम था उदंड मार्तंड। इसके संपादक कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, इनके संपादक हैं जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल इनके संपादक हैं, जुगल किशोर शुक्ल जी। बिल्कुल याद रखिएगा। अखबार का नाम उदंड मार्तंड पर्टिकुलर है। उदंत मार्तंड देशबंधु चितरंजन दास ने चालू किया। पत्रिका अभी दैनिक भास्कर अभी चल रही है। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति? अब आया क्या? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है? कृषि से संबंधित है। जब यह कृषि से संबंधित है तो क्या करती है? उन्नत पैदावार। किसके लिए रिलेटेड है ये? हाई किस्म के प्रोडक्टिविटी के लिए। और इसने प्रोडक्शन के लिए पूछ लिया है, तो इसके लिए कृषि महत्वपूर्ण है। इसमें रेजो गेहूं सबसे ज्यादा है, और इसके जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो एम एस
स्वामीनाथन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे। और कौन सी है? लेमोरोजा या लर्म रोजो, ये इसकी प्रमुख प्रजाति है। क्लियर? गेहूं की। और हरित क्रांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको क्लियर हुआ है इन्हें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉलिटी से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन है फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया? हु प्रिपेयर्ड द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले जो स्टार्टअप था वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये चल रही कहानी 1890 1890 1895 के आसपास। इसके बाद महात्मा गांधी आए, उन्होंने भी कहा। लेकिन जो स्टार्टिंग सबसे पहले हुई 1948 में प्रारंभिक मसौदा, वो BN राव ने किया था। किसने किया? BN रॉय। इनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। इस बार देखिए सब पढ़ते हैं BN राव, लेकिन इस बार उसने BN रॉय न देखे बेनेगल नरसिंह राव किया। आपको क्वेश्चन ने क्या किया? थोड़ा सा कंफ्यूजन भी किया है। उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो राइट आंसर होगा बेनेगल नरसिंह। ये तीनों इसके नहीं होंगे। स्टार्टिंग जो हुई थी, फिर इसके बाद संविधान बनकर तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और उसके बाद इनका सिनेरियो क्या हुआ? पूरा प्रॉपर रूप से चलने लगा। उम्मेद भवन पैलेस, सब घूमने जाते हैं। इन विच सिटी ऑफ उम्मेद भवन पैलेस लोकेटेड? सबको पता है? कमेंट्स करके बता दीजिए। उम्मेद भवन पैलेस, यह विश्व के सबसे निजी महलों में से है और इस महल का नाम राजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? यह सबसे फेमस निजी भवन है। निजी मतलब प्राइवेट, और इसका नाम राजा उम्मेद के नाम पर रखा गया। स्थित कहां है? दैट इज सिचुएटेड ऑन जोधपुर। यह स्थित कहां है? जोधपुर। देखिए मैसूर तो ऑप्शन ही कट गया था, उदयपुर, जयपुर और इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर। बिल्कुल याद रखिएगा, प्राइवेट पैलेसेस में से एक काफी इंपॉर्टेंट पैलेस बना, इस वजह से इसको पूछा गया। क्लियर? अब आप देख सकते हैं इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन यूपी और इसी में कर दिया। अगला लावड़ी, फिर स्टैटिक आ गया। किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? लावड़ी इज द फेमस फोक डांस ऑफ इंडियन स्टेट। उत्तर प्रदेश का फोक डांस आपको पता है? नौटंकी, रास, कथक। महाराष्ट्र, सिक्किम और तमिलनाडु भरतनाट्यम। सिक्किम में लासो, महाराष्ट्र का जो फेमस होता है दैट इज लावड़ी। लावड़ी इज फेमस फॉर महाराष्ट्र। तमिलनाडु का भरतनाट्यम और यहां का लाशो या लाहो इस नाम से जाना गया। तो राइट आंसर क्या है लावड़ी का? महाराष्ट्र। आपको मालूम चल चुका है। आगे की बात की जाए, क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ। इसमें लावड़ी में क्या होता है? संगीत, कविता, नृत्य और नाट्य सभी मिलते हैं। मतलब इसमें क्या क्या होता है? संगीत, कविता, नाट्य, इन सब का मिला जुला रूप क्या होता है? इसमें बनता है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग है? आपको पता होगा कि पहले अलग अलग प्रस्तुत होते थे। रेल बजट पढ़ने की शुरुआत 1924 में हुई, उसके बाद संविधान में परंपरा बनी रही। अब हुआ क्या पर्टिकुलर? इसकी स्टार्टिंग कब से हुई रेल बजट की? 1924 से क्या हुआ? रेल बजट चला। रेल बजट कब से चला? 1924 से। लेकिन 2017 में इसे फिर से क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया। लेकिन
मतलब एक साथ 2016 तक क्या रहा, ये पूरी तरह से चलता रहा, 17 में क्या हुआ, एक साथ आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा, 2016। बिल्कुल उस जमाने का बिल्कुल करंट का क्वेश्चन था, तभी से ये चीजें क्या की गई, बिलोंग की गई। और बता दीजिएगा वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, इस समय पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे, रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनेगा इससे, क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें पर्टिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बनेगी कि आपका जो रेलवे में भी हादसा हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ, काफी कुछ चीजें इसमें क्या है अलग अलग वे में चलती हैं। उसी के बिहाफ पर ये चीजें क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में नहीं जाती हैं। तो ये चीजें आपको क्या होंगी, पूरी तरह से क्लियरेंस रहेंगी। तो आज हमने कितने 30 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, पूरा का पूरा सिनेरियो देखा है और उसी के बिहाफ पर ये चीजें क्या होती हैं, चलती हैं। तो पूरा आप ध्यान रखिएगा, शुरू से लास्ट तक हमने चर्चा भी कर ली एक एक क्वेश्चंस के बारे में। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं आपको पता चल गए, जो मैक्सिमम क्वेश्चन का ट्रेंड बना है आपके लिए वो पर्टिकुलर किससे बना है आपने देखा होगा। जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन है वो जीएस में पूछे जा रहे कहां से, स्टैटिक जीके। दूसरा जो पोर्शन बना है आपको दिख रहा है, कौन सा पोर्शन है, करेंट अफेयर्स। तो कुछ दिनों में आपको टॉपिक भी देखने को मिलेंगे। स्टैटिक के टोटल 15 से 16 टॉपिक, 15 to 16 क्या है यहाँ पे टॉपिक है। करेंट अफेयर्स मंथली पूरी चर्चा होगी इसमें। और तीसरा पार्ट बनता है आपका जीएस जनरल स्टडीज के नाम से इसे जाना गया। इसमें भी हम पूरी चीजें आपको बताएंगे, कैसे चलता है, कौन सी चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें रहेगा, उसी के बिहाफ पर ये चीजें क्या हैं चलती हैं। तो अभी आपको क्लासेस को मैक्सिमम शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाइज क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। उसी के बिहाफ पर ये पूरी चीजें क्या होती हैं इसमें चलती हैं। तो ये पूरी डिस्कशन हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से चलाएंगे।